Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about UCC bill presented in Assam Legislative Assembly. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि असम गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टेबल यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। वो प्रेजेंट कर दिया गया है, यही है न्यूज़। असम से पहले उत्तराखंड और गुजरात में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाया जा चुका है और हमने पहले भी देखा था 8-10 दिनों पहले कि गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। बेसिकली वो लोग पोर्टुगीज सिविल लॉ फॉलो करते हैं, तो वो आज़ादी के पहले से ही वहाँ चल रहा है बिकॉज गोवा वॉज अ पोर्टुगीज टेरिटरी। ये जो असम के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, इस बिल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। दिस बिल सीक्स टू एस्टैब्लिश कॉमन लॉ फॉर ऑल द रेजिडेंट्स। असम में रहने वाले सारे लोगों के लिए अब फॉर दीज सिविल मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप कानून कॉमन होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। But scheduled tribes have been excluded from purview of this bill because scheduled tribes have their own customs and rituals, which in some cases may diverge from the existing law. तो वहाँ पे वायलेशन ना हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, अननेसेसरी फिर विक्टिमाइजेशन ना हो फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ दिस बिल, परव्यू ऑफ दिस बिल। इस बिल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें तो इट सीक्स टू प्रोहिबिट पॉलीगैमी and sets legal age of 21 years for groom and 18 years for bride. तो कानूनी तौर पे भारत सरकार का तो मिनिमम मैरिजेबल एक्ट तो ऑलरेडी ये कहता ही है, लेकिन कई सारे रिलीजन में वहाँ पे मैरिज वाज अलाउड बिकॉज सिविल मैटर्स आर बेसिकली गाइडेड बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स। सिविल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी है नहीं, तो कई सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैरिजेज वे आर अलाउड इवन बिफोर दिस एज ऑफ 21 फॉर ग्रूम एंड 18 फॉर ब्राइड। तो अब उसको असम के अंदर तो किसी भी रिलीजन का इंसान हो, इससे कम उम्र में अब शादी नहीं हो सकती। तो दैट इज द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन असम। Registration of all the marriages and divorces are compulsory now. The bill provides legal framework for live-in relationship. Means even if someone wants to have a live-in relationship, it is allowed, but it has to be registered. Now let us focus more on polygamy and bigamy related issues. एक से ज़्यादा शादी करने को लेकर के क्या बातें हैं इस बिल में? Of course, the bill seeks to have a complete ban on polygamy and bigamy. Violation may attract 2 years of imprisonment as per section 82 of भारतीय न्याय संहिता. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करके लाया गया साल 2023 में, भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में क्रिमिनल मैटर्स को कोडिफाई किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 82 के हिसाब से बाइगैमी इज एन ऑफेंस, यानी कि मोर देन वन मैरिज इज एन ऑफेंस। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज एन ऑफेंस। सेक्शन 82 के हिसाब से 7 साल तक की सजा हो सकती है, विच कुड बी एक्सटेंडेड टू 10 years एंड इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब असम के अंदर जो ये बिल लाया जा रहा है यूसीसी का, इसमें सेक्शन 82 का जिक्र है कि जैसे सेक्शन 82 में बात की गई है ऑफ बीएनएस कि बाइगैमी या पॉलीगैमी इज नॉट परमिटेड, उसी आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ असम। देखिए, अब ये यूनियन लेवल का लॉ है भारतीय न्याय संहिता। अब यहाँ पे 2-3 बातें उठती हैं कि क्या एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन लॉ को अमेंड कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है अगर वो मामला कंकरेंट लिस्ट का है तो। और क्रिमिनल लॉज एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स आर मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, यानी कि पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस पे कानून बना सकते हैं एज पर आर्टिकल 246 सिंस इट बिलोंग्स टू कंकरेंट लिस्ट। लेकिन जब भी इनकंसिस्टेंसी हो
तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो इसके लिए आर्टिकल 254 है, विच लेज डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, मतलब जब भी इनकंसिस्टेंसी हो बिटवीन स्टेट लॉज एंड यूनियन लॉ, तो क्या क्या प्रोविजंस है हमारे संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। व्हाट इट सेज कि जब भी स्टेट लॉ कन्फ्लिक्ट करेगा सेंट्रल लॉ से, तो स्टेट लॉ को प्रेसिडेंशियल एसेंट लेना होगा, और अगर प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं देन स्टेट लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर विल प्रिवेल इन दैट स्टेट। वहां पे यूनियन लॉ नहीं लगेगा। कहीं पे भी अगर कंकरेंट मामले पे स्टेट का भी कानून है, यूनियन पार्लियामेंट का भी कानून है, दोनों में अगर इनकंसिस्टेंसी है तो स्टेट लॉ इन जनरल प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन अगर उस स्टेट लॉ को रिजर्व किया गया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट गिव्स assent, then in that case that state law will prevail in the jurisdiction या territory of the state, not the union law. अब अगेन ध्यान देने वाली बात यह है कि असम के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है उसमें भारतीय न्याय संहिता को असम के लिए अमेंड करने की बात नहीं की गई है। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। उसमें भारतीय न्याय संहिता को अमेंड करने की बात नहीं है, भारतीय न्याय संहिता को सीधा सीधा इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 82 कहता है कि बाइगैमी एंड पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है, ऑफेंस होगा। उसी को रीइटरेट करता है असम का यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं कि उसको अमेंड करके और फिर कुछ और लाने की कोशिश कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में महत्वपूर्ण फोकस हमारा रहेगा पॉलीगैमी एंड बाइगैमी पे, उससे रिलेटेड सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, उसको असम के अंदर इंप्लीमेंटेशन देने की बात हो रही है। एट द सेम टाइम वी हैव सीन कि क्रिमिनल मैटर्स एंड क्रिमिनल लॉज एज वेल एज प्रोसीजर्स आर पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज फर्टिलाइजर इंपोर्ट is its bill related with India's fertilizer import is on the rise because of West Asia conflict. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, क्रॉप्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। एयर से उनको न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मिल जाते हैं। सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अलग अलग तरीके के। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट हैं सॉइल से जो उनको चाहिए वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। शॉर्ट में हम लोग इनको एक्रोनिम देते हैं NPK। दीज आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके अलावा देयर आर सम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, एंड देन देयर आर सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट बट नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि आयरन, बोरोन, मैग्नीज, क्लोरीन, ETC। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, दीज NPK आर as I told you मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर ये तीन ही न्यूट्रिएंट्स जनरली अवेलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैव दीज थ्री। जैसे भारत के अंदर जो पॉपुलर फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में बात करें, सबसे पॉपुलर है यूरिया। यूरिया के बैग पे आप हमेशा लिखा हुआ देखोगे 4600, यानी कि इसके अंदर 46% नाइट्रोजन है, फास्फोरस एंड पोटेशियम नहीं है। तो मतलब अगर 100 kg का बैग होगा यूरिया का, उसमें से 46 kg नाइट्रोजन होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ 4600। दूसरा पॉपुलर फर्टिलाइजर जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसके ऊपर लिखा रहता है 18460। तब नाइट्रोजन है 18%, फास्फोरस है 46%, पोटेशियम लगभग नेग्लिजिबल है या नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है वो होता है म्यूरिएट ऑफ पोटास, MOP। इसके बैक पे लिखा रहता है 0,060, मतलब नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0%, पोटेशियम इसके अंदर 60% रहता है। तो NPK में नाइट्रोजन के लिए मेन फर्टिलाइजर है यूरिया, फास्फोरस के लिए है डैप और पोटेशियम के लिए है म्यूरिएट ऑफ पोटास। नाउ यू सी, क्रॉप्स के लिए ये तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अगर हम रेशियो की बात करें तो वो आइडियल रेशियो है 4:2:1, यानी कि अगर 1 यूनिट पोटेशियम हो तो 2 यूनिट फास्फोरस हो और 4 यूनिट नाइट्रोजन हो। तो सिंस नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसीलिए ये तीन महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर में भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है या सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फर्टिलाइजर है
वो है यूरिया। अब अगर भारत के इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स, तो यूरिया लगभग 20 से 25% तक हम इंपोर्ट करके अपनी जरूरत को मीट करते हैं। लगभग 75% यूरिया हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट 50 टू 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड म्यूरिएट ऑफ पोटास लगभग 90 टू 95% हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब ज्यादातर म्यूरिएट ऑफ पोटास हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम यूरिया की बात करें, क्योंकि यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फर्टिलाइजर है, तो यूरिया की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर हमारे देश के अंदर ही बनता है। लेकिन उसके लिए जो इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह, 80 टू 85% ऑफ नेचुरल गैस इज इंपोर्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो 95% ऑफ रॉ फॉस्फेट रॉक इज इंपोर्टेड। मतलब या तो हम सीधा सीधा फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करते हैं, या हम अपने देश में मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर करने के लिए भी जो रॉ मटेरियल है, मेजर चंक जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब देयर इज ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही है कि वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस कन्फ्लिक्ट के कारण इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली या फिर उनके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उनका प्राइसेस राइज कर गया है। और भारत के लिए अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फॉरेक्स रिजर्व, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब में इंपैक्ट कर रहा है। कल ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि इंडिया नीड्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज। फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, फर्टिलाइजर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इस कारण से भारत को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। ये दो चीज़ें पे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ज़्यादा हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है, इस कारण से देश के अंदर डॉलर की कमी हो रही है। जब देश के अंदर डॉलर की कमी हो रही है तो रुपया और कमज़ोर हो रहा है। ये तमाम प्रॉब्लम्स भारत को फेस करने पड़ रहे हैं। अगर हम साल 2025-26 की बात करें, बीता हुआ साल, तो उसमें हमने इंपोर्ट किया है फर्टिलाइजर लगभग $14.5 बिलियन का। उसके पहले साल 2024-25 में हमने सिर्फ $8 बिलियन का फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया था। अभी तक सबसे ज्यादा अमाउंट वाइज जो हमने फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया है वो है साल 2022-23। 2022-23 में हमने $15 बिलियन का फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि उस साल रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था। तो रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में आपने देखा कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल कितना बढ़ गया था। अभी ये साल 2025-26 वाले बिल को मत लीजिए, क्योंकि 2025-26 में तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट था ही नहीं वेस्ट एशिया क्राइसिस का। 2026-27 में ये जो ऑनगोइंग ईयर है, इसमें वेस्ट एशिया क्राइसिस का रियल इंपैक्ट आएगा और फर्टिलाइजर बिल जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है इस साल। ये तो फिर भी कम है, क्योंकि वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पिछले साल नहीं हुआ, लेकिन इस साल ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में तो बहुत ज्यादा होगा। हमने $14.5 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया था लास्ट ईयर में 2025-26 में। उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया था हमने यूरिया, $5.2 बिलियन का। अब यहाँ पे लॉजिकल सी बात है, देखिए, हम यूरिया अपने देश में ज्यादा बनाते हैं, 75% तक अपनी जरूरत का, और 25% ही हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस कारण से ओवरऑल जो पैसा खर्च हुआ है यूरिया के ऊपर, दैट इज हाईएस्ट, $5.2 बिलियन। अब इससे एक बात तो तय है कि जब भी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर और अभी वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट, तो इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूल प्राइसेस पे नहीं पड़ता, फर्टिलाइजर पे भी पड़ता। ये 2F जो है भारत को इम्पैक्ट करते हैं और हमारे फॉरेक्स रिजर्व को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा नीचे जाता है। इसके कारण देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर्स में तो वल्नरेबिलिटी आ ही रही है। फिस्कल पॉलिसीज में क्या इंपैक्ट आएगा देखिए। अब चूंकि यूरिया या बाकी फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे हो रहे हैं, इन पे सरकार सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी प्राइसेज या सब्सिडी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट में गो बियॉन्ड 3 लाख करोड़ दिस ईयर, दैट इज द प्रोजेक्शन। जबकि बजट में, जब सरकार ने बजट रखा था 1 फरवरी 2026 को फॉर द ईयर 26-27, तो बजट में उन्होंने एस्टिमेट दिया था कि फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी रखेंगे लगभग 1.7 लाख करोड़।
लेकिन नाउ प्रोजेक्शन इसकी सब्सिडी विल हैव टू बी गिवन अप टू 3 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ने की संभावना है इन द ईयर 26-27 बिकॉज ऑफ ग्रोइंग फर्टिलाइजर रिलेटेड सब्सिडी। फिजिकल इम्पैक्ट तो आपने देख लिया, फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर फर्टिलाइजर की सप्लाई में थोड़ा भी इम्पैक्ट आता है तो फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। देश से जब फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा जा रहा है तो रुपया का डेप्रिसिएशन होगा, राइजिंग करेंट अकाउंट डेफिसिट, डिक्लाइनिंग फॉरेक्स रिजर्व, ये तमाम चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ conflict in West Asia and associated rise in import bill of fertilizer and fuel. So it's not just about fertilizer, it's also about fuel. दोनों मिल करके इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर को, फॉरेक्स रिजर्व को। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट शुड आरबीआई डिफेंड रूपी और लेट इट फाइंड इट्स ओन लेवल। ये टॉपिक में कोई बहुत नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, उन आइडियाज का यहाँ पे एप्लीकेशन है, जिससे हम और बेहतर उन आइडियाज को रिलेट कर पाएंगे और इंडियन इकोनॉमी की करंट स्टेटस को समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपको पता है कि रूपी हैज वीकेंड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट टाइम। 96 रुपीज $1 चला जा चुका है और भी आगे कमजोर होने की संभावना है। अभी कुछ प्रोजेक्शंस हैं कि 100 रुपीज $1 तक जा सकता है। तो रुपया गिर क्यों रहा है? उसके पीछे कारण है हायर यूएस इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड हैज गॉन अप। वहां के लोकल मार्केट में जीसेक पे ज्यादा इंटरेस्ट अभी मिल रहा है, सेकेंडरी जीसेक मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई द इन्वेस्टर्स इन इंडिया हु ब्रॉट dollars in India are willing to go back and invest in their domestic economy because bond yield has gone up। तो इस कारण से भारत से डॉलर बाहर जा रहा है। डॉलर जब बाहर जा रहेगा तो रुपया कमजोर होगा। साथ ही साथ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेज, राइजिंग फर्टिलाइजर प्राइसेज, जिस कारण से देश के अंदर फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो रही है। डॉलर ज्यादा दूसरे देशों में जा रहा है। एज आई टोल्ड यू, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एज वेल। जब भी दुनिया भर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, वल्नरेबिलिटी रहेगी, तो हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि हम अपने देश की इकोनॉमी में अंदर ही रहें, दुनिया के बाकी मार्केट्स में ना जाएं। बाकी मार्केट्स में ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तभी प्रमोट होता है व्हेन देयर इज पीस एंड स्टेबिलिटी। इन केस ऑफ इनस्टेबिलिटी, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन देयर ओन कंट्री। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स मेनी फॉरेन इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट ऑफ इंडिया, जिस कारण से रुपी लगातार कमजोर होता जा रहा है। अब इस केस में आरबीआई कैसे रुपए को डिफेंड कर सकती है? तो अगेन क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आप देखिए। अच्छा, यहाँ पे आप ट्रेंड भी देख सकते हैं, भारत का फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ा है विथ टाइम। करेंटली आवर फॉरेक्स रिजर्व इज इन एक्सेस ऑफ अबाउट $650 बिलियन। उसमें फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी असेट का, यानी कि दूसरे देशों की करेंसी, हार्ड करेंसी जो हमारे पास होती है। एट द सेम टाइम यू सी द ट्रेंड कि कैसे रुपया कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले। 45 रुपीज के आसपास हुआ करता था 2003-4 में, नाउ इट हैज गॉन अप टू 96-97। कमिंग बैक टू दिस कि हाउ आरबीआई कैन डिफेंड द रुपी। रुपया जो गिर रहा है लगातार, उसको आरबीआई कैसे रोक सकती है? तो सीधी सी बात है, आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से थोड़े से डॉलर निकाल करके मार्केट में रिलीज करे। इससे मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। डॉलर जब बेचेंगे और रुपया खरीदेंगे तो दो बातें होंगी। डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, इंडियन फॉरेन करेंसी मार्केट में, रुपए की सप्लाई घटेगी और ओवरऑल फिर रुपया थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा इन कंपैरिजन विथ डॉलर, क्योंकि मामला तो डिमांड सप्लाई का है। तो रुपए की सप्लाई गिरा दो, डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो। बट इससे प्रॉब्लम क्या है? आरबीआई अगर लगातार अपना फॉरेक्स रिजर्व बेचते रहेगी तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई के पास है वो कम होगा लगातार। बीओपी क्राइसिस की भी संभावना हो सकती है फ्यूचर में। साथ ही साथ आप सोचिए, आरबीआई डॉलर निकाल करके बेच रही है, अपने फॉरेक्स रिजर्व से इंडियन इकोनॉमी में रिलीज कर रही है, उसके बदले में रुपए को एब्जॉर्ब कर रही है। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो गया कि नहीं ये? और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के केस में क्या होगा? ग्रोथ नीचे जाएगा, क्योंकि रुपए की अवेलेबिलिटी कम होगी मार्केट में। एंड ओवरऑल इट्स दिस अप्रोच इफेक्टिवनेस इज वेरी लिमिटेड। जब तक ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है तब तक रुपया नीचे गिरता ही जाएगा। आरबीआई कब तक उसको डिफेंड करेगी? It's just a matter of time. RBI can delay it, but it cannot avoid weakening of rupee if there is uncertainty and no trust of the foreign investors in Indian market. तो इसीलिए आरबीआई के सामने ये डायलेमा है कि क्या करें, डिफेंड करें कि ना करें। डिफेंड करें यानी कि गिरते हुए रुपए को रोके भी तो कब तक रोके? यू सी,
आर्गुमेंट फॉर लेटिंग रुपी फाइंड इट्स ओन लेवल, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो रुपए को गिरने दें, उसमें इंटरवेंशन ना करें, मार्केट को अलाउ करें, फ्री फ्लोटिंग मॉडल को फॉलो करें. आई होप यू आर एबल टू अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स दैट वी हैव सीन इन आवर फाउंडेशन क्लास. लास्ट टॉपिक, एक्सटर्नल सेक्टर. तो एक आर्गुमेंट है कि रुपए को गिरने दें. जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चीपर होता है. जब चीपर होता है, याद कीजिए वो एक पेन इज इक्वल टू 50 रुपीज, इंटरनेशनल मार्केट में $1, जो मैंने फाउंडेशन क्लास में कराया है. प्लीज ट्राई टू कोरिलेट. तो उससे क्या है कि बाकी स्टूडेंट्स भी देखिए, एक बात तो आप जानते ही हैं कि जब भी हमारी करेंसी कमजोर होती है, रुपया डेप्रिसिएट होता है, तो हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चीपर होता है और उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है इन जनरल. सो देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स हु आर सजेस्टिंग कि आरबीआई शुड नॉट डिफेंड रुपी, आरबीआई शुड अलाउ रुपी टू वीकेन. उससे क्या है कि हमारा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा फॉरेन मार्केट में, तो वहां से फॉरेन करेंसी की अर्निंग होगी और धीरे धीरे रुपया अपने आप स्टेबल हो जाएगा. मींस अलाउ द मार्केट, द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट टू कम इनटू प्ले. डोंट इंटरवीन मार्केट फ्रॉम आउटसाइड. हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इन द फील्ड ऑफ आईटी, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व आ जाएगा. एंड दैट अप्रोच वुड बी हेल्थियर अप्रोच, अलाउइंग द मार्केट टू करेक्ट इटसेल्फ रादर देन आरबीआई इंटरवीनिंग इन द मार्केट. लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम यह भी है कि अगर आरबीआई ने अभी रुपए को डिफेंड नहीं किया, रुपया लगातार कमजोर होता गया, तो इससे देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाएंगे. क्योंकि हमारे जब कंपनियां, फर्टिलाइजर वाली कंपनियां या फ्यूल प्रोक्योर करने वाली कंपनियों को जब ज़्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, वो एक बात है. तो मान लीजिए प्राइस पहले $1 के बजाय हो गया $1.5, ये एक बात है. दूसरा, $1 पहले 80 रुपीज का था, अब हो गया 90 रुपीज का. तो पहले आपको $1 पे करना होता था, यानी कि डोमेस्टिक रुपी में 80 रुपए देना होता था. अब आपको $1.5 देना पड़ रहा है और $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज है, यानी कि टोटल आपको 135 रुपीज देना पड़ जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, और दूसरे तरफ रुपया कमजोर हो रहा है, तो डबल इंपैक्ट है. इंपोर्टेड आइटम्स महंगे हो रहे हैं, और इंपोर्टेड आइटम्स जब महंगे होंगे तो फिर देश के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है. ऑयल, फर्टिलाइजर के प्राइसेस जब ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, और उसको कहा जा सकता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. साथ ही साथ हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है. और प्रॉब्लम क्या है कि अगर आरबीआई ने अभी इंटरवीन नहीं किया तो हमारा करेंट अकाउंट पे प्रेशर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे देश से एक्सपोर्ट हम उतना कर नहीं पा रहे हैं जैसा हमने सोचा है कि रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा. अगर एक्सपोर्ट हमने बूस्ट नहीं कर पाए और इंपोर्ट बढ़ता गया तो करेंट अकाउंट डेफिसिट विल कीप ऑन वाइडनिंग. इसीलिए कंक्लूजन ये है कि आरबीआई को थोड़ा बहुत एक्शन लेना है. या आर्टिकल कहता है कि आरबीआई मस्ट इंटरवीन इन द मार्केट बट नॉट मच. आरबीआई शुड अलाउ द रुपी टू ग्रेजुअली गो डाउन या डेप्रिसिएट, बट नॉट अ नी जर्क वीकनिंग ऑफ रुपी. क्योंकि बहुत ज्यादा एक बार में कमजोर हुआ तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन रुपी की जो एक्सेप्टेंस है, उससे रिलेटेड जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. सो अलाउ द मार्केट टू प्ले इट्स रोल, बट एट द सेम टाइम डू नॉट अलाउ फ्री फॉल ऑफ रुपी, ऐसा सजेस्ट किया गया है इस आर्टिकल में. तो बेसिकली मैनेज्ड मार्केट सिस्टम को करना है, लेकिन उसमें भी मैनेज ऐसे करना है कि मार्केट फोर्सेस विल हैव इट्स से, बट आरबीआई at the same time should not allow complete free fall of the rupee. तो ये आर्टिकल में कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला है कि जो प्रीलिम्स या मेंस में हम सीधा सीधा फैक्ट इस्तेमाल कर पाए, बट जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में सीखे उसका वैलिडेशन है ये आर्टिकल. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे मेंस क्वेश्चन है. जो मैंने टॉपिक में सिखाया है उस पे एज इट इज उसके बेसिस पे आप ये आंसर लिख सकते हैं. इसी कारण से मैंने हिंट्स काफ़ी कंसाइज तरीके से इसमें दिया है. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे दिए हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है उसका थोड़ा हिंट्स दे दिया है. अगर ये हिंट्स का अप्रोच आपको अच्छा लग रहा है, इसके मदद से आप लिख पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा अपना दिमाग लगा पा रहे हैं, तो विल फॉलो दिस अप्रोच ओनली. बक्सा टाइगर रिजर्व विथ नो टाइगर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. यू सी बक्सा टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल. यहाँ पे है, बिल्कुल बॉर्डर रीजन में है वेस्ट बंगाल के. इट इज वन ऑफ द 2 टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल. दूसरा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर है सुंदरबन टाइगर रिजर्व. बक्सा टाइगर रिजर्व
is low density tiger reserve. In fact, no tiger was sighted in Buxa tiger reserve last year. असल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, इट एक्ट्स एज अ ट्रांजिएंट कॉरिडोर फॉर टाइगर्स. जैसे ये अलग अलग जो टाइगर डेंसिटी वाला एरिया है, ईस्ट में जैसे कि मानस टाइगर रिजर्व है, वेस्ट में जल्दापारा नेशनल पार्क है, नॉर्थ में भूटान के कुछ फॉरेस्ट हैं. तो टाइगर जो हैं वो बक्सा टाइगर रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन टाइगर पॉपुलेशन रेंज टू अनदर टाइगर पॉपुलेशन रेंज. जनरली बक्सा टाइगर रिजर्व में बहुत ज़्यादा टाइगर्स है नहीं. लास्ट टाइगर सेंसस में वहाँ पे कोई टाइगर मिला भी नहीं था. बक्सा के अलावा दो और ऐसे टाइगर रिजर्व हैं, डंपा टाइगर रिजर्व इन मिजोरम एंड पलामू टाइगर रिजर्व इन झारखंड, दैट हैव रिकॉर्डेड जीरो टाइगर पॉपुलेशन इन लास्ट सेंसस साइकिल ऑफ या टाइगर एस्टिमेशन. अब करंट न्यूज ये है कि बक्सा टाइगर रिजर्व में कुछ टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार प्लान कर रही है टू री इंट्रोड्यूस टाइगर्स. कभी कभार यहाँ टाइगर दिख जाते हैं, लेकिन द ओनली फॉर ट्रांजिशन पर्पस. यहाँ पे नेटिव तरीके से टाइगर्स हैं नहीं, तो उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर प्लान लाया जाएगा इन बक्सा टाइगर रिजर्व. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेमफ्लेशन. प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से टर्म देख लीजिए, क्या पता आ जाए प्रिलिम्स में. Memflation refers to a situation where there is sharp rise in prices of memory chips and related storage devices. मेमोरी चिप्स और स्टोरेज डिवाइसेस का प्राइस का बढ़ जाने को कहा जाता है मेमफ्लेशन. करेंटली इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में मेमफ्लेशन भी देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज. और इस कारण से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स ये सब महंगे हो रहे हैं. इसी सिचुएशन को कहा जाता है मेमफ्लेशन. प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ग्रीन कार्ड से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट बस गलत है, तो सीधा सीधा चेंज किया हुआ है. करेंटली क्या बोला गया है, आज पर द न्यू पॉलिसी अब आपको वापस अपने देश जाना होगा, वहां से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज इज लेवाइड, ये बात सही है. यहाँ पे भी अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट रिटेन्ड रादर रिवोक्ड डीम्ड लाइसेंसी स्टेटस ऑफ इंडियन रेलवे. Cold water hold more dissolved oxygen than warm water. That is true. Dissolved oxygen concentration is independent of temperature of water. This statement is wrong. Asiatic wild dogs, they live in packs. Least concern नहीं है ये. They are endangered in IUCN. गुरविंदर सिंह जी ने रिकॉर्ड बना दिया 100 मीटर का, ये सही है. Previous Asian record is 100 meter by China's Su Bingtian. Actually, this statement is wrong because this is not previous record. This is current record. अभी तक ये रिकॉर्ड चल रहा है. गुरिंदर वीर सिंह जी ने इनका रिकॉर्ड अभी तोड़ा नहीं है. इन्होंने 9.83 सेकंड में कंप्लीट किया था 100 मीटर. इसलिए दिस शुड बी नॉट प्रीवियस बट करंट एशियन रिकॉर्ड. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.